नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नए साल से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली एनसीआर के निवासियों, विशेषकर सरकारी कर्मचारियों और दैनिक यात्रियों को एक बड़ी सौगात दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दिल्ली मेट्रो के चरण VA के विस्तार को मंजूरी दे दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इस नई परियोजना पर करीब 12,015 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस विस्तार के साथ ही दिल्ली मेट्रो का जाल अब 400 किलोमीटर के आंकड़े को पार कर जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। ये विस्तार दिल्ली की लाइफलाइन को और भी सशक्त बनाएगा। सिग्निफिकेंटली इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। दिल्ली में ओवरऑल मेट्रो का बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। करीब 65 लाख कम्यूटर्स आज डेली यूज करते हैं ऑन एन एवरेज। देयर आर पीक डेज व्हेन दिल्ली मेट्रो हैज कैरीड इवन 80 लाख पीपल। 80 लाख पीपल भी कैरी कर चुका है दिल्ली मेट्रो ऑन पीक डेज एंड 65 इज द एवरेज। सो दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर। इमेजिन इफ दैट नंबर this infrastructure is so important. Without that, Delhi's condition would be significantly far worse. और इसीलिए इसको नेटवर्क को और ज्यादा बढ़ाया गया है। सिग्निफिकेंटली इससे इम्पैक्ट बहुत जल्द दिल्ली वासियों को मिलने जा रहा है। मेट्रो का विस्तार किया जाएगा, 13 नए स्टेशंस बनाए जाएंगे। तो दिल्ली NCR को न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर मोदी सरकार ये तोहफा दे रही है, जिसमें मेट्रो का विस्तार होगा, 13 नए स्टेशंस डेवलप किए जाएंगे। तो अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर जानकारी साझा की है। तो दिल्ली NCR को न्यू ईयर गिफ्ट मिलने जा रहा है। मोदी सरकार ये बड़ा तोहफा दिल्ली NCR को देने जा रही है। इसमें मेट्रो का विस्तार किया जाएगा, 13 नए स्टेशंस बनाए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरबाज, नए साल में मोदी सरकार दिल्ली वासियों को यह बड़ा तोहफा देने जा रही है। मेट्रो का विस्तार किया जाएगा, 13 नए स्टेशंस बनेंगे। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली में आज यानी कि बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसी दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पर मौजूद थे और उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली NCR में मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। लगभग फेज 5A को सरकार ने मंजूरी दी है। वहां पर मौजूद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, उन्होंने ही इसकी मंजूरी दी है। कहीं ना कहीं 12,015 करोड़ की लागत लगाई जाएगी और लगभग दिल्ली में इस वक्त 13 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, 16 किलोमीटर की नई लाइन डाली जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली NCR में मेट्रो का रूट 400 किलोमीटर के पार हो जाएगा। जी साहिल। बिल्कुल। और अरबाज, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, जो ये बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि मेट्रो के विस्तार को लेकर पहले से ही दिल्ली में चर्चाओं का बाजार गर्म था और लगातार हम देख रहे थे कि मेट्रो से काफ़ी ज़्यादा सहूलियत यहाँ पर लोगों को होती है। दिल्ली में मेट्रो की वजह से ही दिल्ली में जो बड़ी बड़ी जाम की स्थितियाँ थी उनमें कमी यहाँ पर दर्ज की गई थी। यानी कि कई लोग ऐसे हैं दिल्ली में जो मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक माना जा सकता है। बिल्कुल, देखिए, जो दिल्ली के लोग हैं, आम लोग हैं, वहाँ के दिल्ली वासी हैं, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा फायदा और सौगात कहा जा सकती है कि प्रधानमंत्री द्वारा नए साल पर एक तरीके का ये सौगात दी जा रही है, क्योंकि ट्रैफिक का मामला दिल्ली में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। मेट्रो वहां पर है, लेकिन अभी 13 नए स्टेशन बनाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ा सौगात दिया जा रहा है। वैष्णव ने बताया कि टनल बोरिंग मशीन है। साहिल, मैं आपको बता दूं, ये जो टनल बोरिंग मशीन है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी वजह से ट्रैफिक पर कम असर पड़ेगा। उन्होंने बताया दिल्ली मेट्रो में रोजाना लगभग 65 लाख लोग सफर करते हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में जैसे मतलब ये 13 जो स्टेशन बनाए जाएंगे, ये लगभग 3 साल में बनकर तैयार होंगे और इनकी संख्या लगभग 80 लाख तक पहुंच जाएगी या उससे पार भी जा सकती है। जी साहिल। बिल्कुल। और अरबाज, कहीं ना कहीं क्योंकि मेट्रो की जो सहूलियत है दिल्ली वासियों के लिए वो बेहद अहम मानी जाती है, और ख़ासकर वो लोग जो रोज़मर्रा का सफ़र करते हैं उनके लिए मेट्रो
बहुत बड़ी सौगात है। और ऐसे में 13 नए स्टेशंस बनना, मेट्रो का विस्तार होना, यानी कि कई ऐसी जगहों पर भी अब मेट्रो की उपलब्धता होगी जहां पर अभी फ़िलहाल मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसे में कई दिल्ली वासियों को राहत मिलती हुई यहाँ पर नज़र आएगी। और दिल्ली नहीं बल्कि पूरे एनसीआर में इस मेट्रो का जो जाल है वो और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, उसको और ज़्यादा विस्तार यहाँ पर दिया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि नए साल पर दिल्ली वासियों को और एनसीआर वासियों को कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी सौगात यहाँ पर मिलने जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से। बिल्कुल, केंद्र सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी सौगात दिल्ली वासियों को दी जा रही है। और सबसे ज्यादा जो खास ख्याल रखा जाएगा वो मुख्य मार्गों पर रखा जाएगा, जो सबसे ज्यादा चलने वाले रोड हैं। ट्रैफिक की बात करूं, ट्रैफिक जहां पर सबसे ज्यादा लगता है, या तो आप आश्रम, पहला जो है वो आश्रम से इंद्रप्रस्थ के लिए, फिर एरो सिटी से आरजेडी एयरपोर्ट की तरफ, तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज की तरफ, ऐसे जो खास जगह है उन पर सबसे ज्यादा फोकस रखा जाएगा, जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी जो एक बैठक हुई थी इसी चीज को लेकर, लेकिन आज जब बैठक हुई है वहां पर प्रधानमंत्री मौजूद रहे हैं, उनको जब बताया गया है तो उसी के बाद इसको इस चीज की मंजूरी मिली है। और मैं बता दूं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ही आज इसकी बैठक हुई थी। इसमें चार प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 9,858 करोड़ रुपए से पुणे मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। वहीं बात की जाए दिल्ली के अब जो 13 नए स्टेशन बनने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक नए साल पर लोगों के लिए, और जाहिर सी बात है अब दिल्ली के लोग हों या नोएडा के लोग हों, तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को फायदा इन 13 स्टेशन से होगा। जी चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नए साल पर दिल्ली वासियों को ये बड़ी सौगात, मेट्रो का विस्तार किया जाएगा, 13 नए स्टेशंस बनेंगे। अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर जानकारी दी है। तो मोदी सरकार नए साल पर दिल्ली वासियों को, एनसीआर वासियों को ये बड़ा तोहफा देती हुई नजर आएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सभी जिलों में आदर्श गौशाला की स्थापना करने का ऐलान किया गया है। इसके लिए डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग ने व्यापक कार्य योजना तैयार कर ली है। तो गौशालाओं को ग्रामीण विकास और पशुधन संवर्धन के साथ साथ इको टूरिज्म का केंद्र बनाने के लिए काम करने जा रहे हैं। तो ये निर्णय राज्य में गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए बामेती में हुई बैठक में लिया गया। और आपको बता दें कि विभाग की अपर मुख्य सचिव ने कहा कि गौशालाओं के प्रबंधन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तकनीकी समाधान अपनाना समय की आवश्यकता है। इससे न केवल पशुओं का कल्याण होगा बल्कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सभी जिलों में आदर्श गौशालाएं खोली जाएंगी। इको टूरिज्म को बढ़ावा भी इससे मिलेगा। तो बिहार सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी जिलों में आदर्श गौशालाएं खोली जाएंगी। ये बड़ा ऐलान बिहार सरकार की तरफ से किया गया है। और वहीं बताया जा रहा है कि इको टूरिज्म को भी इससे बेहद फ़ायदा पहुंचता हुआ नज़र आएगा। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए आचार्य प्रमोद मिश्र धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आचार्य जी, बिहार सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है कि अब जितने भी ज़िले हैं बिहार में, सभी जगह पर आदर्श गौशाला यहाँ पर खोली जाएगी। कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, आवश्यकता भी है। भारत के भविष्य को देखते हुए आदर्श गौशाला की बहुत जरूरत है। इससे कई सारी चीजें हैं। एक तो अगर हम धर्म की माने तो गौ सेवा होगी, और सनातन पद्धति के अनुसार गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए गौ सेवा भी होती रहेगी और गौ पालन भी होगा। भारत को, यानी देश को, समाज को, और यहाँ खासकर बिहार को एक रोजगार भी मिलेगा। जो बहुत सारे बेरोजगार युवा हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है या कहीं दिक्कत आती है, तो उनके लिए एक रोजगार का भी एक अवसर है। दूसरी बात है कि जो भारत कृषि प्रधान देश है, तो कृषि के लिए जो हम अंग्रेजी खाद का उपयोग करते हैं, या नकली घी या नकली मक्खन, नकली दूध, दही का जो होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं हम असली दूध या दही या मक्खन या घी, इन सब चीजों को भी अगर हम देखें तो वही एक सबको प्राप्त होगा, जो कि स्वास्थ्यवर्धक होगा, सबके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। तो बहुत सारी चीजों को देखते हुए, चाहे रोजगार हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे कृषि हो, चाहे भारत की उन्नति हो, बिहार की उन्नति हो,
वो हर तरह से गौशाला का वहां पर खुलना, हर जिले में खुलना, ये हर तरह से श्रेयस्कर है, हर तरह से लाभदायक। बिल्कुल आचार्य जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं रोजगार के भी बेहतर अवसर इस फैसले के बाद यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। इको टूरिज्म को भी बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पर पहुँचने वाला है, क्योंकि गौशाला का निर्माण किया जाएगा और वहाँ पर जिस तरीके से बिहार में हर जिले में ये गौशाला का निर्माण होगा, तो कहीं ना कहीं इको टूरिज्म को भी इससे बढ़ावा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो इको टूरिज्म है, जो यात्री आएंगे कहीं ना कहीं से उनको भी बढ़ावा मिल रहा है। और बहुत बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि जिस तरह जब ये नियम लागू हो जाएगा कि पूरे हर एक जिलों में गौ माता पाली जाएंगी, तो यहाँ पर सनातन पद्धति के अनुसार गौ सेवा, गौ पालन और कृषि क्षेत्र और टूरिज्म को देखा जाए तो हर तरह से भारत के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए वो लाभदायक ही रहने वाला है। ये बहुत बारीकी दृष्टि से हम लोग देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि बिहार ही नहीं, बिहार तो बिहार ही है, सभी भारत के हर एक जिलों में गौशाला होनी चाहिए, इसका पूरा नियम पालन होना चाहिए। और नियम पालन जब होगा, गौशालाएं खुलेंगी, तो जो भारत की बात कहते हैं कि हम भैया रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, तो ये ऐसे कदम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। एक कदम आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, भारत की उन्नति होगी, गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा। जो कहते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा, जब राजा आध्यात्मिक होती है, धार्मिक होती है, तो प्रजा भी आध्यात्मिक धार्मिक होती है। ऐसी ही उन्नति धार्मिक और आर्थिक हर तरह से होती रहेगी। जी चलिए आचार्य जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो बिहार सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है, सभी ज़िलों में आदर्श गौशालाएं खोली जाएंगी। और आपको बता दें कि इको टूरिज्म को भी इससे बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ रोजगार के भी नए अवसर पैदा करने की जो सरकार की एक मंशा है, उसको भी बल मिलता हुआ इस ऐलान से नजर आ रहा है। वहीं विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि मुझे खुशी है कि सुरक्षा का माहौल हमने दिया है। आपने क्या किया है, क्या नहीं, उसका परिणाम जनता ने आपको दिया है। हमने क्या किया है, क्या नहीं, ये जनता परिणाम दे रही है और आगे भी देगी। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की सोच बहुत अच्छी नहीं थी। आज चाहे इस तरफ के लोग हों या उस तरफ के, जब वो राज्य से बाहर जाते हैं या राज्य के अंदर भी, तो आपको लोग ज़रूर ये कहते हुए सुनेंगे कि यहाँ सुरक्षा का माहौल है, ये सरकार की प्राथमिकता है। और आपने जो दूसरा पॉइंट बताया, अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति, मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूँ, जो भी किसी स्मारक, किसी ऐतिहासिक जगह पर अतिक्रमण करेगा, चाहे वो कोई भी हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और मुझे इस बारे में प्रसन्नता है, सुरक्षा का जो माहौल हमने दिया। आपने क्या किया, क्या नहीं किया, उत्तर प्रदेश की जनता ने रिजल्ट दिया है। हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, उत्तर प्रदेश की जनता रिजल्ट दे रही है, आगे भी देगी। महत्वपूर्ण रिजल्ट है क्या, हमारे बारे में प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर धारणा क्या है। 2017 के पहले, 2017 के बाद। पांडे जी, आप भी देश और दुनिया के अंदर जाते होंगे। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बहुत अच्छी नहीं थी, हमें भी बुरा लगता था, अच्छी नहीं थी। आज इस पक्ष के लोग या उस पक्ष के लोग, कोई भी बाहर जाता होगा, प्रदेश के अंदर भी आप जाते होंगे, अगर राजनीतिक प्रोग्राम में नहीं, आप सामान्य कार्यक्रम में जाएंगे तो सामान्य लोगों के मुंह से बात अवश्य आपको दिखती होगी। और मुझे इस बारे में प्रसन्नता है, सुरक्षा का जो माहौल। उधर उद्धव और राज ठाकरे ने मुंबई नगर निगम चुनाव एक साथ लड़ने का ऐलान कर दिया है। 20 साल बाद दोनों की पार्टी शिवसेना और मनसे में चुनावी गठबंधन हुआ है। इससे पहले 2005 में राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर मनसे पार्टी बनाई थी। दोनों ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारी सोच एक है, अगर बटेंगे तो बिखरेंगे, महाराष्ट्र के लिए हम सब एक हैं। इससे पहले दोनों नेता शिवाजी पार्क स्थित बाला साहेब ठाकरे के स्मारक पर पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में 15 जनवरी को वोटिंग होगी, 16 जनवरी को रिजल्ट आएगा। राज ठाकरे बोले कि मुंबई का मेयर मराठी होगा। मैंने एक बार कहा था कि हमारी आपसी किसी भी विवाद या लड़ाई से महाराष्ट्र बड़ा है। मुंबई का मेयर मराठी ही होगा और वो हमारे दल से होगा।
वहीं उद्धव ठाकरे बोले कि बटेंगे तो हम सब बिखर जाएंगे। मैं सभी से अनुरोध और अपील करता हूं कि पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे जैसे दुष्प्रचार को किया था। मैं मराठी लोगों से कहना चाहता हूं कि अब अगर आपसे चूक हुई तो सब खत्म हो जाएगा। उधर भारतीय सेना ने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एडवांस्ड वर्जन आकाश नेक्स्ट जनरेशन का ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में सफल ट्रायल किया। इसे देश की स्वदेशी एयर डिफेंस ताकत को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। DRDO के मुताबिक ट्रायल के दौरान आकाश NG ने अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर मौजूद हवाई लक्ष्यों को सटीक तरीके से नष्ट किया। इसमें सीमा के पास कम ऊंचाई पर उड़ने वाले और लंबी दूरी पर ज़्यादा ऊंचाई वाले लक्ष्य भी शामिल थे। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और UAV को 80 किलोमीटर दूर तक और आकाश में 20 किलोमीटर ऊंचाई तक निशाना बना सकता है। इसके पास एक साथ कई हमले यानी कि 10 टारगेट को तबाह करने की क्षमता है। अधिकारियों के मुताबिक आकाश NG मिसाइल सिस्टम एक आधुनिक और ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे DRDO ने विकसित किया है और इसका निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किया है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेश के चटगांव में कई हिंदुओं के घर जला दिए गए, जिसमें संपत्ति का नुकसान हुआ और परिवार के पालतू जानवरों की मौत तक हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के समय परिवार अपने घर के अंदर था और चश्मदीदों ने बताया कि आग की लपटों से बचने के लिए परिवार को बाड़ काट कर भागना पड़ा क्योंकि सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है। मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। तो बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर जला दिए हैं। उपद्रवियों ने एक और हिंदू परिवार का घर जला दिया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि परिवार को बाड़ काटकर अपनी जान बचानी पड़ी क्योंकि सभी दरवाजे बंद हो चुके थे। तो उपद्रवियों ने एक और हिंदू परिवार के घर को अपना निशाना बनाया, जिसमें संपत्ति का नुकसान तो हुआ ही, बल्कि परिवार के जो पालतू जानवर थे उनकी भी जान चली गई। वहीं इसरो ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत और भरोसे का एहसास करा दिया है। कम बजट, सटीक तकनीक और बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसरो ने इतिहास रचते हुए अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 से अमेरिका का अगली पीढ़ी का कम्युनिकेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये मिशन न सिर्फ तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक विश्वसनीय वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करता है। श्रीहरिकोटा से 8:54 पर LVM-3 रॉकेट ने उड़ान भरी। ये LVM-3 की 6ठी ऑपरेशनल उड़ान थी, जिसने अंतरिक्ष में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। इस मिशन के तहत 6100 किलोग्राम वजन वाला अमेरिकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया। इसरो के अनुसार यह अब तक का सबसे भारी पेलोड है, जैसे LVM-3 ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड CMS-03 के नाम पर था। तो भारत में आर्थिक अपराधी घोषित विजय माल्या और ललित मोदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें ललित मोदी खुद को और माल्या को भारत के 2 सबसे बड़े भगोड़े कह रहे हैं। वीडियो माल्या के जन्मदिन का है। इसे ललित मोदी ने खुद पोस्ट किया है। मीडिया में खबर 23 दिसंबर को आई। अपनी पोस्ट में ललित ने लिखा, चलो फिर से इंटरनेट हिला देता हूँ, खासकर आप मीडिया वालों के लिए, जलन के साथ देखते रहिए। वहीं माल्या अपनी पार्टनर पिंकी लालवानी के साथ मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। इस बीच बॉम्बे हाई कोर्ट में माल्या की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में माल्या ने खुद को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के आदेश को चुनौती दी है। कोर्ट ने माल्या के वकील से पूछा कि वो भारत कब लौटेंगे। कोर्ट ने कहा कि माल्या फिलहाल भारतीय अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, ऐसे में उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती। वहीं महाराष्ट्र के भिवंडी शहर के पास खोणी गांव स्थित सिद्धार्थ नगर इलाके में ज्योति टेक्सटाइल पावरलूम कारखाने में अचानक गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे ज्योति टेक्सटाइल सहित पास के 3 अन्य पावरलूम कारखाने भी आग की चपेट में आ गए। इस आग में पावरलूम मशीनें और भारी मात्रा में रखा तैयार कपड़ा जलकर पूरी तरह से राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन करोड़ों रुपए के आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन PIA बिक गई है।
आईएमएफ से 7 अरब डॉलर के लोन की मजबूरी में पाकिस्तान की सरकार को घाटे में चल रही सरकारी एयरलाइन पीआईए को बेचना पड़ा। आर्थिक तंगी से जूझ रही इस एयरलाइंस पर करीब 25,000 करोड़ का कर्ज है। भारी नुकसान में चल रही इस एयरलाइंस को प्राइवेटाइजेशन के जरिए बचाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान की सरकार पीआईए की 75% हिस्सेदारी प्राइवेट कंपनी के हाथों बेच दी गई। साल 1948 में शुरू हुए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को 135 अरब पाकिस्तानी रुपए यानी करीब 4,320 भारतीय रुपए में आरिफ हबीब की कंपनी ने खरीद लिया। पाकिस्तान सरकार ने पीआईए की खरीद के लिए 3,200 करोड़ रुपए का अनुमानित कीमत लगाई थी, लेकिन आरिफ हबीब समूह ने अनुमान से ज़्यादा की बोली लगाकर इसे खरीद लिया। आरिफ हबीब पाकिस्तान की सबसे बड़ी ब्रोकरेज कंपनियों में से एक है। इसके अलावा कंपनी फातिमा फर्टिलाइज़र, सिटी स्कूल्स और लेक सिटी होर्डिंग्स जैसी बड़ी कंपनियां भी चलाती हैं। उधर दिल्ली एनसीआर की सुबह जहरीली हवा के साथ हुई। शहर में कोहरे और स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है, जिससे विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। आसमान में स्मॉग की घनी चादर दिखाई दी। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली के अनुसार सुबह राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 दर्ज किया गया। यह हवा की बेहद खराब श्रेणी है। वहीं दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने सरकारी विभागों से सवाल किया कि ग्रैब 4 लागू होने के बाद भी प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है। सभी 4 चरण लागू किए जाने के बावजूद हालात में कोई खास सुधार नहीं दिख रहा है। राजधानी दिल्ली के इन इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली के 40 में से 26 स्टेशनों पर हवा गंभीर श्रेणी में रही। पहाड़ों में बर्फबारी के चलते मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पचमढ़ी और कल्याणपुर में पारा 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में सुबह कोहरा छाया रहा। उधर राजस्थान में भी शीतलहर चल रही है। उत्तरी हवाओं के प्रभाव से राज्य में अगले कुछ दिन में पारा गिरने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू के एरिया में घना कोहरा रहा। कश्मीर के कई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी और बारिश हुई। घाटी के ज़्यादातर हिस्सों में मिनिमम टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर रहा। गुलमर्ग में मिनिमम टेम्परेचर -2.2 डिग्री सेल्सियस रहा। कुपवाड़ा में 2.4 डिग्री सेल्सियस, काजीगुंड में 3.2 डिग्री सेल्सियस, कोकरनाग में 2.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुलमर्ग, दिल्ली, मनाली और शिमला की तस्वीरें, जहां पर ठंड अब अपना असर दिखाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।